नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। यूपी की राजनीति का केंद्र आज दिल्ली में था। त्रिमूर्ति दिल्ली में थी, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक। अलग अलग भेंट मुलाकात की तस्वीरें आई। योगी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काफी आत्मीयता से बात कर रहे थे और उधर से पीएम कुछ बोल रहे थे, बड़े ध्यान से सुनते हुए तस्वीरों में दिख रहे हैं। आजकल पीएम मोदी अपने लॉन में मिल रहे हैं। इसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह ये कि सर्दी पड़ रही है, गुनगुनी धूप निकलती है, उसका आनंद ले लेते हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि संदेश देना है। क्यों? इन भेंट मुलाकातों में किसकी भाव भंगिमा कैसी थी, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, कितना एक दूसरे से कंफर्टेबल थे, सब कुछ दिखता है। जैसे कि फिल्मों में ये सब बहुत मायने रखता है, ठीक वैसे ही सियासत में भी ये बहुत मायने रखता है। यानी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रिकुटी तनी हुई हो और सीएम योगी चुप हो, तो उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन भ्रिकुटी तनी हुई नहीं थी, दोनों बहुत ही आत्मीयता से बात कर रहे थे और तोहफा भी सीएम योगी लेकर के कुछ आए थे ऐसा, जो कि उसे ग्रहण करते हुए पीएम खुश नजर आ रहे थे। भगवान राम और राम मंदिर की रिप्लिका उन्होंने भेंट की। ऐसे ही वो नड्डा जी से भी मिले और नितिन नवीन से भी। अब दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में थे तो वो भी मिले हैं। खबर है कि ब्रजेश पाठक बीएल संतोष से मिले हैं और केशव मौर्य भी अपने हिसाब से मिलते जुलते रहे। सबसे बड़ा सवाल ये कि अचानक दिल्ली तीनों एक साथ, अलग अलग ही सही लेकिन एक साथ दिल्ली में तो थे ही। क्या अब संगठन में जो प्रस्तावित फेरबदल है, सरकार में जो प्रस्तावित फेरबदल है, मकर संक्रांति के बाद उसे जमीन पे उतारना है, यानी मूर्त रूप देना है? मूर्त रूप देना है तो फिर फार्मूला क्या होगा? क्योंकि 2027 का जो चुनाव है वो अन्य दोनों चुनावों से एकदम अलग होना है। 10 साल तक तब बीजेपी की सरकार सत्ता का स्वाद चख चुकी होगी, बहुत सारे लोगों की नाराजगी भी होगी। कैसे उसका काट किया जाए और मंत्रिमंडल संगठन का चेहरा कैसा बनाया जाए, इसी पे मंथन हुआ है, एकदम क्लियर है। हाल के दिनों में जो ब्राह्मणों की बैठक हुई थी, ब्राह्मण विधायकों की, उसका भी थोड़ा बहुत तो असर इसमें रहेगा। लेकिन जानते हैं पेच कहाँ फंस रहा है? पेच फंस रहा है कि 21 सवर्ण मंत्री हैं और 22 पिछड़ा वर्ग से मंत्री हैं, 7-7 राजपूत और ब्राह्मण मंत्री हैं। तो जब टॉप देखेंगे आप तो सीएम योगी खुद राजपूत। अब कहेंगे वो तो सन्यासी हैं, उनकी कोई जाति नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, काउंटिंग है। तो ठाकुर हो गए, राजपूत हो गए मुख्यमंत्री और ब्रजेश पाठक हो गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। भैया अब क्या बनाया जाए? कई मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते। बात यहीं पे फंसी हुई है कि सवर्ण जो है वो चाहता है अपना पुराना वाला हक, और जिस हिसाब से ओबीसी का प्रभाव बढ़ा है, एससी का प्रभाव बढ़ा है, उस हिसाब से पुराना वाला हक तो आपको नहीं मिल सकता। अब इसी में फार्मूला निकालना है, एससी को भी साधना है। क्योंकि खबर ये आ रही है कि एआईएम चंद्रशेखर की पार्टी और छोटी पार्टियों से जो है गठबंधन करके अलग से चुनाव लड़ेगी। तो वो लोग मुस्लिम के साथ साथ दलित को भी साधने की कोशिश करेंगे। मायावती तो लड़ेंगे ही लड़ेंगी। लिहाजा जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तीसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। एक तो बात ये आई। दूसरी ये कि ब्राह्मण विधायकों की जो नाराजगी दिखी है उसको संगठन और सरकार में उसको एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी, और यदि यहाँ एडजस्ट जो नहीं हो, उनके निगम में तो जरूर एडजस्टमेंट होगा, उसका असर आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। लेकिन जितना ये लोग सोच रहे हैं कितना मिल जाएगा, चूंकि उत्तर प्रदेश में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी है? 60 है। इस समय कितने हैं? 54 है। तो 6 ये हो गए, कुछ हटाए जाएंगे, कुछ नए चेहरे आएंगे, तो उसी में सबको एडजस्ट करना है। तो एक तो बात आई है डिप्टी सीएम की। दूसरी बात ये आ रही है कि इसमें जो बातें हो रही है वो क्षेत्रवार हो रही है। जैसे पूर्वांचल में पिछले 2022 के चुनाव में जो हुआ था वो बीजेपी बुरी तरीके से मात खाई थी। 2022 हो चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव, ठीक इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ का समीकरण अलग है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक गुर्जर जो वर्ग है
उसको लेकर के भी रणनीति बन रही है कि इनको प्रतिनिधित्व देना होगा, इनमें नाराजगी उपज रही है, तो इसे साधने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जिस तरीके से वो राजकुमार भाटी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो उसका काट ये लोग ढूंढ रहे हैं। और राजकुमार भाटी जो है वो प्रवक्ता होने के साथ साथ असरदार साबित हो रहे हैं और गुजरों में नाराजगी है। जाट समुदाय में तो जो है सो है ही, तो उसके लिए तो भूपेंद्र चौधरी हैं ही। उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष छोड़ चुके हैं पद, तो फिर अब जो है मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाना है तो उनको ले लिया जाएगा, क्योंकि पहले वो मंत्री रह चुके हैं। तो एक तो ये साधना है, गुर्जर को साधना है, दूसरा ब्राह्मणों को साधना है, तीसरा एससी को साधना है, और ओबीसी को कहीं से, मतलब गैर यादव ओबीसी को कहीं से ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि उनको भाव नहीं मिला, वो जिसके हकदार थे वो हक उनका नहीं मिला। पूरा जो थर्स्ट रहेगा, पूरा जो जोर रहेगा वो ओबीसी पर ही रहेगा, ओबीसी और एससी पे रहेगा। ब्राह्मणों, राजपूतों और जितने भी सवर्ण हैं उनको ये समझाया जाएगा कि आप लोग हकीकत को समझिए, जमीनी हकीकत को। पहले वाली बात तो अब रही नहीं, और ये नहीं कह सकते कि आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है। लिया जाए, क्षेत्रवार निकाला गया है, पूरा गुणा भाग लगाया गया है और उसी हिसाब से एडजस्टमेंट होगा। एक तो डिप्टी सीएम वाली बात आ रही है, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आ रही है कि जिस तरीके से नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष अब मैं नहीं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बनेंगे। वो औपचारिकता होनी है, वो जानबूझ करके उस समय रोका गया था कि 2-3 दिन में वो पूरी नहीं हो सकती थी। तो युवा चेहरे दिखेंगे, और युवा चेहरों में भी जो तेज तर्रार, जिनसे एक मैसेज जाए, वो युवा चेहरे इसमें, इस मंत्रिमंडल विस्तार में और संगठन के में जो फेरबदल होगा उसमें दिखेंगे। आपको वो महासचिव के रूप में दिख सकते हैं, जो थोड़ा वरिष्ठ होंगे उनको उपाध्यक्ष के रूप में एडजस्ट किया जाना है। ये सब कुछ असर उसमें दिखाई देगा। और इसके बाद से ही रणनीति जो है, ये जो एक तरफ रणनीति होगी और दूसरी तरफ ये भी बात आ रही है कि जो भी विकास की परियोजनाएं हैं, चाहे वो सेंट्रल से रिलेटेड हो और चाहे प्रदेश से रिलेटेड हो, उसको जो है एकदम रफ्तार दी जाए और दिखे। इस एक साल में आप एक चीज और देखेंगे, सिपाहियों की भर्ती की तो बात हो ही रही है, वो तो होगी होगी, बहुत सारी वैकेंसी जाएंगी, उनको भरा जाएगा। एक बात, दूसरी बात आपने देखा कि ब्राह्मणों की बैठक के बाद जो देवरिया सदर के विधायक है सलम मणि त्रिपाठी, वो सीएम योगी से मिलते हैं। उसके बाद वहां से लेके और कसया तक की जो रोड है उसके लिए तत्काल उनको बजट जो है मिल जाता है, आदेश जारी हो जाता है। इसके बाद जो सिपाहियों की भर्ती है उसमें सामान्य वर्ग का जो आय सीमा है वो 3 साल बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखते हैं और तत्काल योगी सरकार उसे कंसीडर कर लेती है। लेकिन बहुत होशियारी से जो आय सीमा में छूट दी वो सभी वर्गों के लिए दी और क्लियर कर दिया कि इस बार के लिए किया जाता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि चुनावी मौके पर या चुनावी साल में, अब तो 26 शुरू हो गया है, 27 के शुरू में ही है, तो 1 साल बचा है कुल, किसी को भी नाराज नहीं करना है। और इसके लिए जितनी मशक्कत आप कर सकते हैं कीजिए, जितने रणनीतिकार हैं क्षेत्र का निकाल लीजिए, जाति का निकाल लीजिए, सब निकाल लीजिए। पंकज चौधरी आज जब ये त्रिमूर्ति दिल्ली में थे तो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में माथा टेक रहे थे। उन्होंने जिस लहजे में बात किया वो चुनावी साल में ऐसे बात नहीं की जाती, वो गलती कर चुके हैं। उसी गलती को पाटने में ये सब लोग लगे हुए हैं कि कहीं से कोई संदेश न चला जाए कि इस वर्ग की नाराजगी है या अमुक वर्ग की नाराजगी है। सबको संतुष्ट करके सबको साथ लेकर चलना है। लिमिटेड सीटें हैं, उसी में सबको एडजस्ट करना है। जो इधर नहीं एडजस्ट हो पाए सरकार में, संगठन में, और जो संगठन में नहीं हो पाए वो बोर्ड और निगम में, ये रणनीति बन रही है। और डिप्टी सीएम तीसरा भी आपको दिखाई दे सकता है। अब बात ये आती है कि एक साल में और क्या क्या ये करेंगे संतुष्ट करने के लिए, कौन कौन से और रणनीति होगी। तो एक चीज तो साफ दिख रही है, जैसे अभी एक दिन पहले एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में बोले हैं और अखिलेश यादव पे सीधा वार किया है कि जो मुस्लिम अकलियत है उसकी लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए, आपकी दुकान बंद होने वाली है, इसको और हवा दी जाएगी। आप सोचिए कि एक तीसरा गुट तैयार होता है, गठबंधन तैयार होता है। मायावती यदि अलग लड़ती है या गठबंधन से आती है, देखने वाली बात होगी। कांग्रेस और सपा साथ आती है, अलग आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मेन चीज ये है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको काटने के लिए यदि एक तीसरा ग्रुप आ रहा है, चौथा ग्रुप आ रहा है, तो उसको और ज्यादा हवा दी जाएगी। बिहार में
2 बार से असदुद्दीन ओवैसी साबित कर रहे हैं कि जो मुस्लिम हैं उनको अपने लीडर के रूप में देखते हैं। 5-5 सीटें दोनों बार लाए हैं। पश्चिम बंगाल में वो जा ही रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पिछला चुनाव वो 95 सीटों पे लड़े थे। आधा % भी वोट तो नहीं मिला था। लेकिन जो उपस्थिति है, जो मौजूदगी है, वो उन्होंने दर्ज करा ली थी। इस बार 95, 100 जितनी सीटों पे लड़े, वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे और मौजूदगी से अब आगे बढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ कर जाएँ, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।